कैसा सूत्र होगा? विधि सूत्र होगा। क्या करेगा ये? स आदेश करेगा। सूत्र है अव्ययी भावे च काले। सूत्र संख्या है 6381। वृत्ति है आपका सहस्य सहस्याद सहस्याद अव्ययी भावे न तु काले। क्या दिया है सूत्र? 6381। बाबूराम में कितना दिया है? मोटी वाली में देख लीजिए, इसमें वो मिस प्रिंट हो गया होगा। 880 887 पे है शायद समास। आठ 381 ही तो दिया है इसमें भी। 81 है, ये है। अष्टाध्यायी डाल दीजिए, आ जाएगा व्हाट्सएप मोबाइल पे अपने। इसको बताएं। सिद्धि प्रक्रिया हम लोग जो पढ़े हैं वही पढ़ेंगे, सेम टू सेम, केवल एक सूत्र ही बढ़ जाएगा बस। लिखा गया है स आदेश विधायकम विधि सूत्रम। कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। क्या करता है? स आदेश करता है ना। यहाँ लिखा गया अव्ययी भावे च अकाले। अकाले का अकाले, काले में कौन सी व्यक्ति? और यहाँ लिखा गया अकाले, बाद में कालवाची शब्द न होने पर। आ का अर्थ क्या हो जाएगा? ना। और काले मतलब अगर केवल काले होता तो कालवाची शब्द बाद में होने पर। लिखा है अकाले, कालवाची शब्द बाद में ना होने पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भावे अव्ययी भाव समास में सहस्य सह को सस्यात् स आदेश हो जाएगा। यहां से देखिए सहस्य सहस्यात् सहस्य, ये षष्ठी विभक्ति वाला है तो सह के स्थान पर स स्यात् हो जाए। सह के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? यानी कि अगर सह है, इस सह के स्थान पर सकार आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? सकार। लेकिन कहाँ? अव्ययी भावे अव्ययी भाव समास में। यदि अव्ययी भाव समास हो रहा है तो सह के स्थान पर स आदेश करवा दीजिए। लेकिन कब? ना तो काले, तो मतलब तो, या तो का अर्थ क्या है? अव्यय है तो। काले ना, काले कालवाची शब्द बाद में ना होने पर। कालवाची शब्द बाद में नहीं होना चाहिए और अव्ययी भाव समास होना चाहिए तो सह को स आदेश करवा देंगे। अव्ययी भावे मतलब अव्ययी भाव समास में, काले मतलब कालवाची शब्द बाद में ना होने पर। बाद में क्या नहीं होना चाहिए? शब्द होना चाहिए, लेकिन कालवाची शब्द बाद में नहीं होना चाहिए। और अव्ययी भाव समास हो रहा है तो स के स्थान पर सकार आदेश करवा देंगे, स आदेश करवा देंगे। हिंदी लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं। लिखिए
यहाँ पूरा सा रहेगा, इसमें हलंत उलंत वाला नहीं रहेगा। और इधर क्या होना चाहिए? कालवाची शब्द नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समास कौन सा होना चाहिए? हाँ, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा अव्ययी भाव समास होना चाहिए। अव्ययी भाव समास में सा के स्थान पर सा आदेश हो जाता है। काल, चलिए हिंदी लिखवाएंगे, उसी में आ जाएगा सब। बोले हिंदी, लिखिए। यदि काल का वाचक शब्द, पहले इसको लिख लीजिए। हो गया सबका? लिखिए, यदि काल का वाचक शब्द, यदि काल का वाचक शब्द हो गया, यदि काल का वाचक शब्द उत्तर पद में न हो तो, उत्तर पद में न हो तो, यदि काल का वाचक शब्द उत्तर पद में न हो तो अव्ययी भाव समास में हो, तो अव्ययी भाव समास में सह के स्थान पर, सह के स्थान पर स आदेश हो जाता है। सह के स्थान पर स आदेश हो जाता है। यदि अव्ययी भाव समास हो रहा है, बाद में कालवाची शब्द नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सह के स्थान पर स आदेश करवा देंगे। सिद्धि प्रक्रिया सबको याद ही है ना? साहर हम लोग किस अर्थ में पढ़े थे? सादृश्य अर्थ में। किस अर्थ में पढ़े थे? सादृश्य अर्थ में। सादृश्य अर्थ में उदाहरण क्या था आपका? सहर, ये था आपका। इसका लौकिक विग्रह क्या होगा? हरेह सादृश्यम। अलौकिक विग्रह क्या था? हरि नस सह, यही था आपका। इसमें सहर में अगर समास पूछ लिया जाए किस सूत्र से हुआ? किससे होगा? अव्ययम विभक्ति, वही अव्ययम विभक्ति समीप समृद्ध, उसी सूत्र से इसमें होगा समास। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। सिद्धि प्रक्रिया करें कि रहने दें? केवल इस सारा सूत्र वही लगेगा जो पीछे लगाए हैं। जहां यहाँ सह लिखा गया है, इसी वाले अव्ययी भाव चा काले से इसी के जगह पर हमको क्या कर देना है? सा कर देना है। बाकी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, और उसके बाद उपसर्जनम पूर्व से, इसका पूर्व में प्रयोग हो जाएगा, पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे देख लीजिए, 60 में ये क्या लिखा गया है आपका? हरि नस सह ना, वैसे डायरेक्ट देखते जाइए। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि से हम लोग क्या करेंगे? इस अव्यय का इस समर्थ सुबंध के साथ समास कर देंगे ना। किस अर्थ में करेंगे? क्या लिखा गया है? सादृश्य अर्थ में। सादृश्य अर्थ में इसका समास हो जाएगा। कौन सा सूत्र लगेगा आपका? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वाला सूत्र हो गया। और जैसे समास हुआ
वैसे आपका कृत तद्धित समास से इसकी क्या हो जाएगी, पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और जैसे प्रातिपदिक संज्ञा होगी वैसे लगेगा सुपुधात प्रातिपदिकियो, सुपुधात प्रातिपदिकियो से इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसका लोप कर देंगे। इसका लोप कर देंगे तो अगला वाला सूत्र आ गया, अगला सूत्र प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम ना, क्या हो जाएगा, यहाँ सह की क्या हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जनम पूर्वम से इसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सहहरि, ऐसे बन जाएगा ना। जब पूर्व में प्रयोग हो गया, यह बन गया आपका। और अभी आप पढ़ रहे हैं अव्ययी भावे चाकाले। अव्ययी भावे चाकाले कहता है यदि अव्ययी भाव समास हुआ हो ना, और बाद में कालवाची शब्द ना हो, ये कालवाची शब्द है अथवा ये हरि कालवाची शब्द है, कालवाची शब्द नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सह को क्या आदेश कर देंगे, ये सहहरि हो गया आपका, सहहरि यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद एक देश विकृतम अनन्योत, इसका प्रातिपदिक बरकरार रहेगा। उसके बाद यहाँ प्रातिपदिक प्रत्यय पर से यहाँ क्या आ जाएगा आपका, सु आ जाएगा ना। उसके बाद कौन सा सूत्र लगेगा आपका, उपदेश जन्मनासिक छेद संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका इसके अव्ययी भाव से एक बार या नपुंसक लिंग में होगा, एक बार इसकी अव्यय संज्ञा होगी, फिर अव्यय संज्ञा होने के बाद अव्यद आप सुपा से स्व का लोप कर देंगे, यही बन जाएगा आपका सहहरि। पीछे वाली वही सिद्धि प्रक्रिया है, सब कुछ है, केवल यहाँ सह को स आदेश करवाने वाला सूत्र आया था अव्ययी भावे चाकाले। क्लियर हो जाएगा, पीछे की तरह कर लेंगे ना जो कल किए थे। आपके परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा सहहरि में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। किस सूत्र से अव्ययी भाव समास है, अव्यय विभक्त समीप समृद्धि से। किस अर्थ में समास है, सादृश्य अर्थ में। लौकिक विग्रह क्या होगा, हरे सादृश्य। अलौकिक विग्रह क्या होगा, हरिंगस्स। परीक्षा के लिए इतना पर्याप्त है, सिद्धि प्रक्रिया जिसको करना है पीछे कर लीजिएगा। आगे इसी तरह आनपूर्व अर्थ में लिखा गया है, इसको हटा दे रहे हैं। समास कौन सा होगा, समास होगा अव्ययी भाव। किस सूत्र से समास होगा, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि से। किस अर्थ में समास होगा, अनुपूर्व अर्थ में होगा ना। उदाहरण क्या होगा, अनु ज्येष्ठम है, टम है, बस लौकिक विग्रह लिख लीजिए। अलौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, ये ना है अनुपूर्वेण, और लिखा है ज्येष्ठ नस अनु, ज्येष्ठ नस अनु है कि हाँ अनु। आगे योग पद्य वाला अर्थ। इसी तरह अनुवृद्धम, इसका अन्य उदाहरण है, अनुवृद्धम लिखा गया है। अन्य उदाहरण में आप लिख लेंगे अनुवृद्धम। ये अन्य उदाहरण है, पूछा जाएगा यही आपको, ऊपर वाला ही। इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनेगा, ये प्रश्न है आपका। प्रश्न कौन सा है ये, कभी कभार यहाँ से भी प्रश्न बना देते हैं, यहाँ से ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण इस विग्रह वाला सामासिक पद क्या है, तो ये उत्तर हो जाएगा तब। तो वहां से भी प्रश्न बन सकता है आपका। पूछा जाए अनुज्येष्ठम में कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। किस सूत्र से, किस अर्थ में,
अनपूर्व अर्थ में। लौकिक विग्रह क्या है? हाँ, अलौकिक विग्रह क्या है? अब आपको ये तब तक इतना ही पढ़ना है जब तक परीक्षा ना हो जाए। जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक इतना ही आपको पढ़ना चाहिए, इसके अलावा नहीं पढ़ना चाहिए। जब परीक्षा हो जाएगी तो आप सिद्धि प्रक्रिया अच्छे से पढ़िए, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ ने कहा था नहीं एलटीयू वाले टलवाई कह रहे, अब हमें क्या पता। हम ज्यादा बाहर उहर निकलित ना और निकलित है तो पूरा घूमित है। एक दिन निकले ऐसे सलोरी कहीं यार से निकले ऐसे गली 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 ऐसे ऐसे गोविंदपुर हो के ऐसे बहादुर चार पैदल ही आए हैं। हमका घूमत पूरा सलोरी देखा ना है जिन घूमत। हाँ तो हम कहे अब जा दे बाहर का निकले, बाहर निकल बाहर गले में 2 जने भेटाते हैं। बहुत जने मिले रहन, जने मिले रहन, जनी मिले रहन, अब केकर ना बताई। योग पद्य अर्थ वाला ले लीजिए। योग पद्य अर्थ में तो आपको सब कुछ वैसे ही लिखना है ना। समास कौन सा होगा? समास आप लिख लेंगे कौन सा समास होगा ना। सूत्र क्या होगा? सूत्र भी आप लिख लेंगे, अव्ययम समीप समृद्धि वाला ना। और किस अर्थ में होगा? अर्थ आप अलग लिख लेंगे। योग पद्य, योग पद्य लिखा गया है, योग पद्य। उदाहरण क्या होगा? सचक्रम। लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। यहां लिखेंगे आप चक्रेण युगपत, और यहां आप लिखेंगे चक्र या टा आ गया इसमें, इसी को आपको अलग कर देना है। यहाँ जो प्रत्यय लगा है यहाँ लिख देना है चक्र धन टा धन सह। यहाँ देखिए सह को, यहाँ पर सह को यहाँ क्या आदेश हो गया? सा, उसी वाले सूत्र से। अब यही भावे चाकाले से, वहां सह था यहाँ सा हो गया। बाकी सारी प्रक्रिया वही होगी आपकी। क्या अरे वो सब जान रहे हैं। अब यही भावे चाकाले सूत्र से सह को स आदेश। सचक्र में कौन सा समास? अभिभाव। किस सूत्र से? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। किस अर्थ में? योग पद्य अर्थ में। सचक्रम का लौकिक विग्रह क्या? चक्रेण युगपत। अलौकिक विग्रह क्या? चक्र टासा। सा को सा किस सूत्र से? बस इतना ही आपको पढ़ना है। हटाए इसको, जल्दी जल्दी लिखिए। किसमें? इसमें? हाँ तभी तो चक्रेण बनेगा, तभी चक्रेण बनेगा। आपका टा की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? आप इन हो जाएगा, और यहाँ आ है और यहाँ आ ए हो जाएगा, और यहाँ फिर आपको न को वहाँ इन के नकोड़ा हो जाएगा सूत्र से। इसको हटाएं। अगला है आपका सादृश्य अर्थ। कौन सा अर्थ होगा? सादृश्य अर्थ। सादृश्य अर्थ, सादृश्य अर्थ में आपका लिखा गया उदाहरण सखी। सखी ना, इसमें आपको देख लेना है लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह
अलौकिक विग्रह। लौकिक में आपका लिखा गया है सदृशः सख्या, सदृशः सख्या। अलौकिक विग्रह में सखिटा सह, सखिटा सह। यहां भी वही सिस्टम आप लिख लीजिए। यहां सह को सा आदेश हुआ है अव्ययी भावे चा काले से। क्या हुआ? कहा? कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर सकती हैं। सख्या सदृश चाहे सदृश सख्या, दोनों सही है आपका। आगे पीछे संस्कृत में तो यही ठीक ठाक है, आगे पीछे आप कर सकते हैं। समास आपका कौन सा बन रहा है? अव्ययी भाव ही बन रहा है। और सूत्र कौन सा लग रहा है आपका? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्ध ही लग रहा है आपका। पूछा जाएगा ससखी में किस अर्थ में अव्ययी भाव समास? सादृश्य अर्थ में अभी और एक तो पढ़ के आए हम लोग, लेकिन वहां यथा के सादृश्य अर्थ में हम लोग पढ़े थे। यथा को 4 भाग में किया गया था, वहां यथा का सादृश्य अर्थ था। सादृश्य अर्थ में ससखी हो जाएगा। लौकिक विग्रह सदृश सख्या और अलौकिक विग्रह सखिटा सह। और यहाँ सह था, यहाँ सह को यहाँ सा किस सूत्र से हो गया? बाकी वही पीछे वाली सिद्धि प्रक्रिया आपकी चलेगी पूरा। और आगे वाला अर्थ आप पढ़ेंगे संपत्ति अर्थ में। किस अर्थ में हम लोग पढ़ेंगे? अर्थ होगा आपका संपत्ति अर्थ में पढ़ेंगे ना। और उदाहरण लिखा गया सछत्रम, सछत्रम। लौकिक विग्रह छत्राणाम संपत्ति ही, छत्रा सही है, छत्राणाम संपत्ति ही। अलौकिक विग्रह आपका छत्र भिष सह। हाँ, छत्र आम, और यहां आपका क्या हो जाएगा? सह। यहां भी सह को वही आपका आदेश हुआ है। सह को क्या आदेश हुआ है? सा आदेश हुआ है। वही सूत्र लग रहा है ना सब जगह, बाकी वही पीछे वाला नियम सब जगह लगेगा। छत्र आम सह। आगे किस अर्थ में आपको लेना है? 2 अर्थ और बचा है, साकल्य अर्थ में और अंत अर्थ में। हो गया? अर्थ हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ? क्या हुआ? पहले लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। साक्षात्रम, ये साक्षात्रम किस अर्थ में है? संपत्ति अर्थ में। किस सूत्र से इसमें समास हुआ? अव्ययम विभक्ति। कौन सा समास है? यहाँ सह को सा किस सूत्र से हुआ? हाँ। लौकिक विग्रह क्या होगा? छत्राणाम संपत्ति। अलौकिक विग्रह क्या होगा? छत्र आम सह। क्लियर हो गया? हटाएं अब साकल्य अर्थ में लिखिए। साकल्य अर्थ में उदाहरण क्या है आपका? सतृणम। सतृणम। लौकिक विग्रह लिखा गया है तृणम अपि अपरित्यज्य। इसमें दंती सूत्र में ही है ना। सूत्र में जो है वही लिखिए। साकल्य अर्थ में तृणम अपि अपरित्यज्य। ये जो टेढ़ा टेढ़ा वाला है यही पूछा जाता है ज्यादा। लौकिक विग्रह ही आपका पूछा जाता है टीजीटी में।
और रियलिटी में कुछ भी पूछ लिया जाएगा। अलौकिक विग्रह क्या लिखा गया है? घाटा होना चाहिए। हाँ रुके रहिए, देख रहे हैं फिर से इसको। अभी आपको किताब खोल रहे हैं और सारी किताबों में देखिए इसमें क्या दिए हैं। सचक्रम सखी त्रिनटा सह दिए हैं। उसमें क्या दिए हैं? ये किसकी है? हाँ, उसमें रामुनीश्वर वाले में देखिए क्या दिए हैं। अम दिए हैं सब में, इसमें टा दिया है। हाँ यहाँ अम ही होगा, उसके हिसाब से आप कर लीजिए। टा वाला ज्यादा शुद्ध है, वहाँ अम वाला कम शुद्ध है। गोविंदाचार्य में भी टा दिया है, टा। चलिए इसको एक बार हम समझेंगे। यहाँ टा ही होगा कि अम, क्योंकि अलग अलग किताबों में, और गोविंदाचार्य भी बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हैं। इसमें टा होगा कि अम होगा। आप दोनों अभी लिख लीजिए, टा भी लिख लीजिए और क्या लिख लीजिए, अम भी लिख दीजिए। किसमें? अष्टाध्यायी में डालता है, डाल के देखिए सतगम का। वहाँ क्या दिया? अष्टाध्यायी टा दिया है ना। हाँ तो ये टा वाला ज्यादा शुद्ध है हमारे भी हिसाब से। इसमें सिद्धि उद्धि कुछ हुई है, सिद्धि उद्धि आप करेंगे तो समझ में आएगा। आप दोनों लिख लीजिए अभी टा वाला ही। कल इसको हम इसकी सिद्धि करके बता देंगे, थोड़ा समझ के आना पड़ेगा इसको। यहाँ सतृणम में कौन सा समास होगा? किस सूत्र से होगा? हाँ, किस अर्थ में होगा? सतृणम में सह को सा किस सूत्र से आदेश हुआ? अब यहाँ टा होगा कि अम होगा, इसको हम कल समझेंगे तो सिद्धि बताएंगे, तब आपका क्लियर करेंगे। क्योंकि दो दो तीन तीन किताबों में, ज्यादातर किताबों में टा दिया है। ज्यादातर में क्या दिया है? टा दिया है। इसको सिद्धि करेंगे वो अम आया कहाँ से, वो त्रिणम बना कैसे। टा इसलिए देगा ना, अभी हम लोग उसको पढ़ के आए थे ना एक सूत्र, वहां भी आप टा को क्या आदेश करवाए थे? ये करवाए थे ना आदेश। टा को इन आदेश करवाए थे, लेकिन और एक जगह हम लोग टा को अम भी कहीं आदेश करवाए थे। टा को तो इन आदेश, एक बार टा को अम किया गया है ना। हाँ तो यही वाला सूत्र लगा है जहाँ विकल्प से हो रहा था ना, विकल्प वाला। हाँ तो वही वहाँ टा वाला सही होगा। वो जो अम लिखा गया है ना, टा की जगह आदेश होकर के आया है। किस वाला कौन सा उदाहरण था जिसमें हम लोग करवाए हैं? उपकृष्णम वाले में। ऐसे देखिए, उपकृष्णम एक बार बना था, एक बार उपकृष्णेन बना था ना। एक बार ये बना था, एक बार ये बना था। इस वाली सिद्धि में हम लोग टा को अम आदेश करवाए थे, इसलिए यहाँ टा वाला ज्यादा सही होगा। आपका टा वाला ज्यादा सही होगा। सिद्धि करेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे तो अगर वो वाला उदाहरण जैसे सिद्ध किए हैं वैसे इसको सिद्ध कर लीजिए, आ जाएगा आपका। यहाँ मम्मी हलंत नहीं है ना, त्रिणम में रहेगा है। यहाँ यही वाला नियम लगा है, देख लीजिए। उपकृष्णेन उपकृष्णम यही वाला नियम लगा है। थोड़ा इसको हम और अच्छे से समझ लेंगे, तब और अच्छे से कल इसकी सिद्धि कर देंगे इसका। इस उदाहरण को अभी क्या लिखना है आप एक बार हम लिख लीजिए, एक बार टा लिखिए, नहीं तो फिर इसको छोड़ दीजिए। इसको हम कल सिद्ध कर देंगे, तब आप लिखिएगा शुद्ध क्या होगा, क्योंकि टा वाला ज्यादा सही होगा। हाँ, आगे कौन सा एक तो और था अंत अर्थ में। किस अर्थ में? अंत अर्थ में आपका, अंत अर्थ में उदाहरण क्या है? साग्नि न, साग्नि। यहाँ आपका अग्नि ग्रंथ पर्यंतम। लौकिक विग्रह क्या लिखा गया है? अग्नि ग्रंथ
पर्यंतम और अग्नि टा सह, यह का देह बाहु अग्नि टा, वहां भी टा वाला ही सही होगा लेकिन आपको सिद्धि करके बताएंगे तब। अम वाला एक शब्द दिया है, हाँ यह है कि त्रिवेण सुबंध के साथ, अगर त्रिवेण शब्द है तो कार्य लगी है। हाँ, तो टा वाला कह रहे हैं, टा वाला ज्यादा सही होगा। एक बार सिद्धि प्रक्रिया देख लेंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे। अगर दरअसल अभी बताएंगे तो कहीं कहीं भूल जाएगा तो गड़बड़ाने लगेगा, तो कल उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको उसकी शुद्धि बताएंगे। सत्रिणम वाली टा वाला ही आपको सही अभी मान के चलना है। साग्नि में कौन सा समास है? अव्यय भाव। किस सूत्र से? अव्ययम विभेद। ना किस अर्थ में? अंत अर्थ में। लौकिक विग्रह क्या? अग्नि ग्रंथ पर्यंतम। अलौकिक विग्रह क्या? पूछ लिया जा अग्नि ग्रंथ पर्यंतम इस विग्रह वाला सामासिक पद क्या है? उत्तर क्या होगा? साग्नि। क्लियर हो गया? इतने प्रश्न बनेगा आपका परीक्षा के लिए, इतना पर्याप्त है। सिद्धि जैसे जैसे किए हैं, क्या हुआ? कहाँ? यहाँ? हाँ बिल्कुल लगेगा। वहां सा की जगह यहाँ सा हो जाएगा। अव्यय भाव चाकाले से सा की जगह क्या हो गया? सा हो गया। हटाएं इसको, देखा ही पढ़ के लिखत के नहीं। आज एक महत्वपूर्ण सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, नदीभिश्च। कौन सा सूत्र होगा? नदीभिश्च सूत्र। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। समास विधायकम विधि सूत्रम। अभी आपका एक सूत्र समाप्त हुआ है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वाला। 16 अर्थों में 16 उदाहरण हम लोग पढ़े हैं। 16 उदाहरण में भी हम लोग यथा के अर्थ में 4 उदाहरण पढ़े हैं ना, तो उसको आप जानते रहिए। यथा के संदर्भ वाला 4 उदाहरण है। समास विधायकम विधि सूत्रम। समास विधायकम सूत्र लिख लेंगे नदीभिश्च। सूत्र क्या होगा? सूत्र संख्या है 2 1 20। 2 1 20। 2 1 20। नदीभिः सह, नदीभिः सह संख्या समस्यते। संख्या समस्यते। एक यहाँ वार्तिक लिख दे रहे हैं, इस वार्तिक को भी लिख लीजिएगा अलग से। उसी में एक वार्तिक है आपका। वार्तिक है समाहारे चायमिष्यते। समाहारे चायमिष्यते। नहीं, वो वृत्ति अलग से लिखी, लेकिन इसी में लिखवाएंगे। इसी में हाँ, ये वाला वृत्ति है, ये वाला सूत्र है। ये क्या है आपका? सूत्र है। ये वाली क्या है? इसकी वृत्ति है। बोले इसको जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। नदीभिश्च सूत्र है ना। वार्तिक क्या लिखा गया? नदीभिः सह संख्या समस्यते। समस्यते मतलब हाँ, समस्यते मतलब समास होता है। यहाँ लिखा गया संख्या
जो लोग लिख चुके हैं ध्यान से देखें, आधा जने लिखे में दिमाग लगाएं, लिख लीजिए अच्छे से। क्या दिया उसमें, क्या वो हम कहीं से लिखे हैं, आप लिखिए, हम जो लिखवा रहे हैं वहां से प्रश्न बनेगा इस समास में। अब हम किताब बहुत कम, हम अपने नोट्स से पढ़ा रहे हैं आपको। किताब में आप खोज लीजिए, कहीं ना कहीं मिलेगा वहीं। लिखा है ना, हाँ तो लिखा है, देखिए अपना खोजिए वहीं क्या लिखा है। चलिए इधर देखिए, सूत्र क्या लिखा गया, नदीभिश्च। वृत्ति क्या लिखी गई, नदीभिः सह संख्या समस्यते। इसका अर्थ क्या होगा, कोई संख्यावाची समर्थ सुबंत हो। क्या हो, संख्यावाची समर्थ सुबंत हो। उस संख्यावाची समर्थ सुबंत का नदीवाची समर्थ सुबंत के साथ समस्यते समास होता है। और जो समास होगा वह समास अव्ययी भाव समास कहलाएगा। और वह समास किस अर्थ में होगा, समाहारे। अयम इष्यते न, या समाहार अर्थ में अयम यह समास समाहारे, समाहार अर्थ में इष्यते इष्ट है। इसको हम समाहार अर्थ में कहेंगे। किस अर्थ में कहेंगे, समाहार अर्थ में। संख्यावाची समर्थ सुबंत के साथ नदीवाची संख्यावाची समर्थ सुबंत का नदीवाची समर्थ सुबंत के साथ समस्यते समास होगा। जो समास होगा वह अव्ययी भाव समास होगा। और किस अर्थ में होगा, समाहार अर्थ में होगा। क्लियर हो गया। अब इसकी हिंदी आप लिखना चाहते हो लिख लीजिए, हम लिखवा दे रहे हैं। लिखिए हिंदी, समर्थवाची, समर्थवाची नहीं संख्यावाची, समर्थवाची निकल गया मुख से। संख्यावाची, संख्यावाची समर्थ सुबंत का, संख्यावाची समर्थ सुबंत का नदीवाची समर्थ सुबंत के साथ, नदीवाची समर्थ सुबंत के साथ नदीवाची समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, समास होता है। और वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। और यह समास समाहार अर्थ में ही इष्ट है, इस वार्तिक से। और यह समास समाहार अर्थ में ही इष्ट है। यह समास किस अर्थ में इष्ट होगा, समाहार अर्थ में होगा। इसका दो उदाहरण है, वही दो ये उदाहरण बार बार पूछा जाता है आपके परीक्षा में। पंचगंगम और तो चलिए इसकी सिद्धि कर लिया जाए। सिद्धि में आप इसको हटा के उदाहरण लिख रहे हैं, अब सूत्र हटा दे रहे हैं। संख्यावाची समर्थ सुबंध का नदीवाची समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। किस अर्थ में होगा, समाहार अर्थ में होगा। तो पहला उदाहरण आप एक ठो सिद्ध कीजिए, एक ठो अपने मन से। पहला उदाहरण होगा पंचगंगम, हम यहां लिख रहे हैं पंचगंगम। इसका लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह क्या होगा, लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह। लौकिक में लिखा गया है पंचानाम गंगा नाम समाहार। पंचानाम गंगा नाम समाहार। और अलौकिक विग्रह में पंचन आम गंगा आम।
पंचन आम गंगा आम। एक सूत्र इसी में आपको और पढ़ना होगा, अभी जब आएगा तो बताएंगे। अलौकिक विग्रह से हम लोग क्या करेंगे, सिद्धि प्रक्रिया करेंगे ना। अलौकिक विग्रह क्या लिखा गया है आपका, पंचन आम गंगा आम। चलिए उसी सूत्र पे चलते हैं हम लोग जो पढ़ के आए हैं अभी अभी। नदीभिश्च, ये सूत्र क्या कहता है, संख्यावाची समर्थ सुबंत हो, उस संख्यावाची समर्थ सुबंत का नदीवाची समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। अब आपको यहां देखना है क्या होना चाहिए, संख्यावाची समर्थ सुबंत, ये संख्या है पंचन संख्यावाची, और ये समर्थ सुबंत संख्यावाची शब्द है, आम लगा है इसमें ना, तो ये संख्यावाची समर्थ सुबंत हो गया, और ये नदीवाची समर्थ सुबंत हो गया ना। तो संख्यावाची समर्थ सुबंत का और नदीवाची समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। कौन सा समास होगा, किस सूत्र से, यहाँ नदी भी सूत्र से समास हो गया, नदी भी सूत्र से। कौन सा समास हुआ, अव्ययी भाव समास हो गया, किस सूत्र से हो गया, और जैसे समास हुआ अगला सूत्र कौन लग जाएगा, कृत तद्धित समासाश्च। कौन सा सूत्र लगेगा, पंचन आम गंगा आम। इस पूरे समुदाय की कौन सी संज्ञा हो गई, कृत तद्धित समासाश्च। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा। और पिछो वाले चमकत ना भी कलर रोस लिखा था, ना ब्लैक लेके आए, दिखाई दे रहा है उधर से। अकृत तद्धित समासाश्च से इस पूरे समुदाय की, पंचन आम गंगा आम, इस पूरे समुदाय की कौन सी संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक। और जैसे प्रातिपदिक संज्ञा हुई वैसे सुपो धातु प्रातिपदिक होकर आए। अगर प्रातिपदिक का कोई अवयव है तो उसका लोप कर दीजिए। तो प्रातिपदिक का अवयव है ये आम, ये भी प्रातिपदिक का अवयव है, इसका लोप कर दिया जाए, क्या बन जाएगा, पंचन, और यहाँ क्या बन जाए, बच जाएगा गंगा। कौन सा सूत्र काम किया, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। ये सूत्र क्या किया, सुप का लोप कर दिया। अब लोप कर दिया तो अब आप जाएंगे सूत्र में, सूत्र में जाएंगे हम लोग। अगला सूत्र पढ़ेंगे आपका प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इससे किसकी उपसर्जन संज्ञा की जाए, पंचन की जाए अथवा गंगा की जाए, किसकी होगी, सूत्र में जो, चलिए सूत्र यहां मैं लिखता हूं, सूत्र क्या उसका, उसकी वृत्ति लिख दीजिए। वृत्ति हम लोग क्या लिखे थे, नदी भी सह ना, नदी भी सह संख्या समस्यते। यहाँ जो नदी भी लिखा गया था, नदी भी चाहिए, आधा अधूरा सूत्र था, उसको हम लोग वृत्ति लाने के बाद संख्या लाए हैं। ये संख्या यहाँ प्रथमांत है, संख्या क्या है,
अब यहाँ संख्या पद से जो भी निर्दिष्ट होगा उसकी उपसर्जन संख्या होगी। तो संख्या शब्द से यहाँ निर्दिष्ट क्या है? पंचन की गंगा, इसलिए पंचन की यहाँ क्या हो जाएगी? उपसर्जन संज्ञा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये सूत्र का आता है। सूत्र में जो प्रथमांत पद होगा उस प्रथमांत पद से उदाहरण में जो निर्दिष्ट होगा उसकी उपसर्जन संज्ञा। तो यहाँ पंचन की उपसर्जन संज्ञा कर दीजिए। क्या हो जाएगी इसकी उपसर्जन संज्ञा? किस सूत्र से? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जनम, उपसर्जनम से पंचन की उपसर्जन संज्ञा, से पंचन की उपसर्जन संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो गई? हाँ, उपसर्जन संज्ञा हो गई। अब उपसर्जनम पूर्वम आ गया। कौन सा सूत्र आया? उपसर्जनम उपसर्जनम पूर्वम क्या करता है? जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी उसका पहले प्रयोग करेगा। तो यहाँ इसका पहले से ही पहले प्रयोग है, फिर भी पंचम को हम लोग क्या कर देंगे? पहले प्रयोग कर देंगे। अभी भी हो गया आपका पंचन गंगा। यहाँ उपसर्जनम पूर्वम से पंचम पहले ही रह गया ना, इसकी उपसर्जन संज्ञा हुई। उपसर्जनम पूर्वम से क्या रह गया? पहले ही रह गया। जब पहले रह जाएगा तो आगे आपका सूत्र कौन सा आ जाएगा? आगे एक सूत्र आता है आपका एक देश विकृतम अनन्यवत। इसकी प्रातिपदिकता जो है अक्षुण है, समाप्त नहीं हुई। इसका प्रातिपदिक तो बना हुआ है, लेकिन इसके पहले हम लोग एक काम और करेंगे। एक सूत्र आपको बताना है अलग से। अब यहाँ दूसरा सूत्र एक ठो लगेगा। एक सूत्र आता है न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। सूत्र यहाँ मैं वैसे लिख दे रहा हूं, न लोपः प्रातिपदिकान्त है। ये सूत्र है आपका, बाबूराम में भी मिलेगा, लक्ष्य सिद्धांत में भी मिलेगा। ये सूत्र क्या कहता है? न लोपः, नकार का लोप हो जाए। लेकिन ये नकार होना कहाँ चाहिए? प्रातिपदिक के अंत में होना चाहिए। अगर प्रातिपदिक के अंत में नकार है, नकार का लोप कर दीजिए आप। यहाँ एक सूत्र आपका लग रहा है, पहले क्या लग रहा है? एक देश विकृतम अनन्यवत। एक देश विकृतम अनन्यवत। इस सूत्र से इसका प्रातिपदिकत तो बना है ना, और जब प्रातिपदिकत तो बना है, ये पंचन ये प्रातिपदिक है। और अगर प्रातिपदिक के अंत में न कार आए, ये प्रातिपदिक है कि नहीं? पंचन। और इसके लास्ट में ना है, तो उस वाले सूत्र से न लोपर प्रातिपदिकांत से, प्रातिपदिक के अंत में अगर नकार है तो नकार का लोप कर दीजिए। तो यहाँ नकार का लोप कर दिया जाए, लोप कर दीजिए, हो जाएगा आपका पंच गंगा। क्या बना है अभी? यहां तक हम लोग पहुंचे। यहाँ न का लोप किस सूत्र से लगा? न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। ये क्लियर हो गया, न का लोप हो गया। प्रातिपदिक के अंत में था तो न का लोप हो गया। और जब न का लोप हो गया तो एक पॉइंट और आ जाएगा आपका। अगला सूत्र है, हम लोग कल पढ़ के आए हैं, रस्सो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ना। लेकिन इसको हम लोग पहले नपुंसक लिंग बनाएंगे। एक सूत्र आता है अव्ययी भावश्च। अभी आप लिखते चलिए, अभी दोबारा समझाएंगे आपको। एक सूत्र आएगा अव्ययी भावश्च। कौन सूत्र आएगा? अव्ययी भावश्च। ये सूत्र संख्या क्या है नपुंसक लिंग करने वाला? हाँ, तो 2 4 18। ये क्या कर दिया? इसको नपुंसक लिंग बना दिया। और नपुंसक लिंग हो गया और अव्ययी भाव समास हुआ है कि नहीं?
अव्ययी भाव समास भी हो गया, इस सूत्र से नपुंसक लिंग भी हो गया। अगला सूत्र आ गया आपका, अगला सूत्र है ह्रस्वे नपुंसके प्रातिपदिकस्य। अगला सूत्र है आपका ह्रस्वे नपुंसके प्रातिपदिकस्व प्रातिपदिकस्य। अगर प्रातिपदिक के अंत में दीर्घ है और उसमें अव्ययी भाव समास हुआ है और नपुंसक लिंग में हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, ह्रस्व कर देंगे। यहाँ जो आ है उसको क्या कर देंगे हम लोग, लोप नहीं कर देंगे, इसको ह्रस्व कर देंगे। ये क्या बन जाएगा आपका, पंचगंग। ये बन गया आपका, क्या बन गया है, पंचगंग। यहां तक क्लियर है? लिखते चलिए। अब आगे आप यहाँ एक सूत्र हम लोग लगाए थे, यहाँ एक देश विकृतम अनन्यवत। ये क्या कह रहा है कि इसका प्रातिपदिक तो बना हुआ है। जब इसका प्रातिपदिक तो बना हुआ है तो आगे वाला सूत्र काम करेगा। यहाँ प्रातिपदिक प्रत्यय पर से हम आगे सु लगा देंगे। क्या लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका पंच गंगा सु। ये सु कहां से आया, यहाँ प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और जब यहां तक पहुंच चुके हैं तो एक सूत्र आता है फिर अव्ययी भावश्च, अव्यय संज्ञा करेगा। अब इसके आगे इधर लिख दे रहे हैं ना, इसके आगे इधर लिख दे रहे हैं। एक सूत्र भी यही लिख लीजिए, केवल एक सूत्र, अव्ययी भावश्च। अव्ययी भावश्च सूत्र संख्या क्या है ये वाली, 1-1-41। इससे क्या हो गई, अव्यय संज्ञा। यहां लिख दे रहा हूं अव्यय संज्ञा। अव्यय संज्ञा हो गया आपका। अब उधर लिखें, लिख लीजिए आप लोग, फिर इधर लिखते हैं इसको। कितना सूत्र लग रहा है देख रहे हैं सिद्धि प्रक्रिया में। मैं तो फेल हो गया दुआ। अभी आपका 1, 2, 3, 4 सूत्र अभी और लगेंगे। ये कहां तक हम लोग पहुंचे हैं, पंचगंग सु। आगे चलें, आगे आ जाए। आगे यहां देखिए इसकी अव्यय संज्ञा हो रही थी तो एक सूत्र आ रहा था आपका, अव्यादाप सुपह से सुप का लोप हो रहा था। लेकिन एक सूत्र आया उसका बात कर दिया, हम लोग पढ़ के आए थे। सूत्र लिखा गया है नाव्ययी भावा दतोम तो पंचम्या। इससे क्या आदेश हो जाएगा, ये हो जाएगा पंचगंग। पंचगंग सु की जगह क्या कर देंगे हम, अम। किस सूत्र से, यहां आप ऐसे लिखिए, अव्यादाप सुपह का निषेध करके अव्यादाप सुपह का निषेध करके अगला सूत्र यहां लगा है नाव्ययी भावादतो। नाव्ययी भावादतोम त्व पंचम्याः। पंचम्याः से अम आदेश, अम आदेश। यहाँ सु को अम आदेश लिखिएगा, हम वैसे लिख दिए आप पंचम्याः से सु को अम आदेश।
सु को क्या आदेश हो गया? अब अमी पूर्व लगा दीजिए लास्ट में। पंच गंगम अमी पूर्वा। अमी पूर्व से पूर्व रूप हो गया, पूर्व सिद्धि हो गई आपकी। क्या बन गया? पंचगंगम। अगर पूछ लिया जाए पंचगंगम में किस अर्थ में अव्ययी भाव समास? समाहार अर्थ में। यहां देखिए लिखा ही गया है समाहार, ना लौकिक विग्रह में ही लिखा गया है समाहार। कितने सूत्र लगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको छोड़ देंगे निषेध हुआ, 12 13 सूत्र लगे हैं कुल। लिख लीजिए, फिर इसको एक बार और समझा दें कैसे प्रश्न बनेगा। जैसे पंचगंगम वैसे द्वियमनुम को आपको सिद्ध कर लेना है अपने आप। द्वियमनुम को परीक्षा दृष्टि लिखवा दे रहा हूं। एक दिन कॉपी चेक करब के सिद्ध करके लेके आओ, छोड़ देता है खाली परीक्षा दृष्टि। आपका काम बने बस, चाहे जैसे काम करिए आप। हो गया? जल्दी जल्दी लिखिए। हाथ तेजी तेजी चलाइए। बोला जाए। आप लोगों का टेस्ट पेपर तैयार कर रहे हैं, हो सकता है बुधवार को लें, हो सकता है बुधवार को। कौन सा सूत्र है? इसमें लगा है, देखें हम उसको पढ़े ही नहीं, क्या लिखे हैं। एक तो सूत्र है कोई, कौन सा सूत्र है? दे दीजिए, किताब दीजिए। ये प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण सूत्र से आम सुप के लोप होने पर भी पंचम की प्रातिपदिक का अक्षण है। वही जो एक देश विकृतम अन्योत कर रहा है, वही यहाँ भी प्रत्यय के लोप होने पर भी इसकी प्रातिपदिकता बनी हुई है, बस यही कह रहा है। वहाँ प्रत्यय का लोप हुआ ना, प्रत्यय का लोप होने के बाद भी उसकी प्रातिपदिकता बनी हुई है, वहाँ वही लिखे हैं वो सब अपने भाषा में। चलिए इसको समझिए सब लोग, ध्यान इधर देखिएगा। पहले यहां से नहीं, पहले हम लोग सूत्र पढ़ के आए थे। सूत्र क्या हम लोग पढ़ के आए हैं? सूत्र हम लोग पढ़ के आए हैं नदी भी। कौन सा सूत्र पढ़े हैं? नदी भी। नहीं, ये सूत्र क्या करता है? समास करता है। कौन सा समास करता है? कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। विधि सूत्र है, क्या करता है? समास का विधान करता है ना। इसकी वृत्ति हम लोग क्या पढ़ के आए थे? नदी भी सह संख्या समस्यते ना। संख्या समर्थ सुबंत संख्यावाची शब्द हो, उस समर्थ संख्यावाची शब्द का नदीवाची समर्थ सुबंत के साथ क्या होगा? समास होगा। तो यहाँ लिखा गया था आपका पंचन आम गंगा आम ना। ये क्या था? समर्थ सुबंत संख्यावाची शब्द था, और इधर गंगा आम या समर्थ सुबंत नदीवाची शब्द था। इसलिए समर्थ सुबंत संख्यावाची शब्द का समर्थ सुबंत नदीवाची शब्द के साथ नदी भी इस सूत्र से अव्ययी भाव समास हुआ। क्लियर हो गया? और जैसे समास हुआ तो अगला सूत्र कहता है कोई कृदंत हो, कोई तद्धितांत हो, अथवा किसी में समास हुआ हो, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर दीजिए। तो इसमें समास हुआ था। इसमें क्या हुआ था? समास हुआ था। कौन सा समास हुआ था? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास होने के कारण इसकी कृत तद्धित समास से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई।
जब प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, अगला सूत्र आता है, कह रहा है चाहे धातु का चाहे प्रातिपदिक का सुप हो, उस सुप का लोप कर दीजिए। तो ये प्रातिपदिक का सुप था, इसलिए प्रातिपदिक का सुप होने के कारण इस आम का लोप कर दिया गया, बच गया पंचन गंगा ना। उसके बाद अगला सूत्र आ गया प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ये सूत्र कहता है क्या, कह रहा है सूत्र में जो प्रथमांत है और उससे निर्दिष्ट उदाहरण में जो है उसकी उपसर्जन संज्ञा कर दी। तो सूत्र में संख्या शब्द प्रथम आ रहा था प्रथमा व्यक्ति में, और वहां संख्या शब्द से उदाहरण में निर्दिष्ट था पंचन, इसलिए पंचन का हमने क्या कर दिया, उपसर्जन संज्ञा कर दिया। और जैसे उपसर्जन संज्ञा हुई वैसे उपसर्जनम पूर्वम कर रहा है, जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है इसको पहले से ही पहले था, तो हम लोग फिर से इसको क्या कर दिए, पहले कर दिए। एक देश विकृतम अन्योत तक कह रहा है कि इसकी प्रातिपदिकता अभी बनी हुई है, एक देश में विकार आ जाने पर वह दूसरा नहीं हो जाता ना। यहाँ विकार आ गया था, इसका आम का लोप हो गया था, फिर भी इसकी प्रातिपदिकता बनी हुई है। प्रातिपदिकता बनी हुई है तो एक सूत्र और आता है आपका, न लोप प्रातिपदिकांत से। कोई प्रातिपदिक है, इसका प्रातिपदिक तो बना हुआ है ना, प्रातिपदिक तो बना हुआ है, तो ये भी कह रहा है कि कोई प्रातिपदिक के अंत में अगर नकार है, नकार का लोप कर दीजिए। तो प्रातिपदिक के अंत में यहाँ नकार था, इस सूत्र से नकार का लोप करके बन गया पंचन गंगा। जब पंचन गंगा बन गया तो अगला सूत्र आता है अव्ययी भावश्च। इसको क्या किया, नपुंसक लिंग की संज्ञा प्राप्त करा दिया। और जैसे नपुंसक लिंग की संज्ञा प्राप्त हुआ, अगला सूत्र आता है ह्रस्व नपुंसकस्य प्रातिपदिकस्य। ये कहता है अगर प्रातिपदिक के अंत में दीर्घ है उसको ह्रस्व कर दिए, तो यहाँ आ था, यहाँ हमने ह्रस्व करके आ कर दिया ना, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से। उसके बाद इसका प्रातिपदिक तो अभी बना हुआ है इस नियम के अनुसार, तो यहाँ प्रातिपदिक प्रत्यय परस्त से हम लोग कोई यंत हो, कोई आबंत हो, कोई प्रातिपदिक हो, ये प्रातिपदिक था। तो प्रातिपदिक के बाद परह मतलब बाद में प्रत्यय आ गया। कौन सा प्रत्यय लाया गया, सु। यहाँ इस सूत्र से पूर्व सुप आ रहा था, सुस, एक तो अलग से सूत्र है, उसकी विवक्षा में यहाँ एक वचन वाला सु आया है ना, तो ये वाला सूत्र ला दिया क्या, सु। और फिर आ गया अगला सूत्र अव्ययी भावश्च। अव्ययी भाव समास हुआ था इसमें, अव्ययी भाव समास हुआ था, तो अव्ययी भाव क्या किया, इसकी पूरे समुदाय की अव्यय संज्ञा कर दिया, यहाँ से यहाँ तक सु तक इसकी पूरी क्या कर दी, अव्यय संज्ञा। और जब इसकी अव्यय संज्ञा हो गई तो अगला सूत्र आ गया अव्यादाप सुपा, ये लोप कर रहा था, वहां सु का लोप कर रहा था। सु के उकार की उपदेश जन्वासी की संज्ञा तस्लोप से लोप, और स की इससे लोप होत रहा था। अगला सूत्र आए नाव्ययी भावाद तुम पंचमिया। ये क्या किया, सु के सकार का लोप जो था उसका निषेध कर दिया, और निषेध कर दिया बल्कि उसकी जगह पर क्या कर दिया, सु को अम आदेश करवा दिया। तो यहाँ सु की जगह यहाँ अम आदेश हो गया पंच गंगा अम। यहाँ गकार उत्तरवर्ती आकार और यहाँ अम का आकार, इधर आ अमी पूर्व क्या कहे किया, ये पूर्व रूप करा दिया, पूर्व रूप किया, ये वाला आ इस आ में आकर के मिल गया, ये बन गया पंचगंगम। अमी पूर्व से क्या सिद्ध होकर के आया, पंचगंगम, ये पंचगंगम सिद्ध हो गया। अब इसमें प्रश्न क्या क्या बनेगा परीक्षा में, पंचगंगम में कौन सा समास है, अव्ययी भाव। पंचगंगम में किस सूत्र से अव्ययी भाव समास है, पंचगंगम में किस अर्थ में समास है, समाहार अर्थ में ना। पंचगंगम का लौकिक विग्रह क्या होगा, पंचानाम गंगा नाम समार। अलौकिक विग्रह क्या होगा, पंचन आम गंगा। इतना प्रश्न बनेगा आपका ना। अब इसी तरह द्वियमुनम का केवल लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह लिख लीजिए, बस इसको हटा दिया जाए। द्वियमुनम का लिख लीजिए। द्वियमुनम में कौन सा समास होगा, समास क्या होगा, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव किस सूत्र से होगा, नदीभिष्ट सूत्र से होगा ना। उदाहरण क्या है आपका, द्वियमुनम, में हलंत होगा ना। अर्थ किस अर्थ में होगा,
समाहार अर्थ में होगा। लौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। द्वयोर यमुनयोर समाहारः, द्वयोर यमुनयोः समाहारः। अलौकिक विग्रह में आप लिख लीजिए द्वि ओस यमुना ओस, द्वि ओस यमुना ओस। ये ओस ओस कहाँ बनता है? षष्ठी और सप्तमी दोनों जगह बनता है। यहाँ कहाँ का है? षष्ठी का है। बस इतना प्रश्न आपके परीक्षा में बनेगा। न द्वियमुनम में कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। किस अर्थ में समास? समाहार अर्थ में। किस सूत्र से? नदीभिष्ट से। लौकिक विग्रह क्या? द्वयोर यमुनयोः समाहार। अलौकिक विग्रह क्या? द्वि ओस यमुना ओस। क्लियर हो गया? ये वाला सूत्र आपका पूरा क्लियर हो गया। नदीभिश्च, नदीभिश्च के कितने उदाहरण? अगर पूछ लिए जाए द्वयोर यमुनयोः समाहारः, इस विग्रह वाला सामासिक पद क्या? अथवा ये भी विग्रह पूछ लिया जाएगा यल्टी में, द्वि ओस यमुना ओस, इस विग्रह वाला सामासिक पद क्या क्या होगा? द्वि यमुनम। किस अर्थ में द्वि यमुनम में समास हुआ है? बस किस सूत्र से हुआ है? बस इतना ही आपको पढ़ना है। अब आपको यही इतने चीज बार बार पढ़ना है, परीक्षा में कोई प्रश्न ही गलत होगा ना। चलिए शांति पाठ हो जाए। कौन सा सूत्र है आगे? आगे है तद्धिताः अव्ययी भावी शरत प्रवृत्तिभ्यः अनश्च नस्तद्धिते। ये 4-5 सूत्र हैं। नपुंसकात् अन्यतरस्याम। अभी 2-3 दिन का प्रकरण है अव्ययी भाव समास आपका। चलिए अब सही कह रहे हैं, क्या हो जाए? शांति पाठ हो जाए, क्योंकि अब समय हो गया है। समझ में आया ना? जिसको ना समझ में आया हो पूछ लिया करिए, और जो एक कम समझ में आओ ऑफिस में आराम से इत्मीनान पूछ सकत पूरी, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ, कल संडे रहेगा, कल छुट्टी रहेगी। कल हम लोग टेस्ट पेपर पे काम करेंगे। हो सकता है बुधवार को टेस्ट हो जाए आपका। हाँ पूरा, पहले एक बार संपूर्ण